हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट पीरियड में भूगोल में पेज नंबर 16 पर लेसन नंबर 4 वायुदाब यह लेसन कल रीड किया था। इसमें हमने देखा था कि हमने जो 7th क्लास की आपकी जो बुक है साइंस की, उसमें प्राकृतिक संसाधन के गुणधर्म, इस लेसन में पेज नंबर 16 पर हमने वायु का भार होता है यह प्रयोग हमने देखा था। इसमें हमने हवा अर्थात वायु का भार होता है ये भी हमने पढ़ा था कि फूले हुए गुब्बारे का जो हिस्सा है वह जब हम लोग उसमें गुब्बारे में हवा भरते हैं तो किस तरीके से वो फुला हुआ गुब्बारे का हिस्सा नीचे आता है, यानी हवा अर्थात वायु का क्या होता है, भार होता है। यह हमने ध्यान में रखा था। इसके बाद में हमने वायुदाब के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी देखा था कि वायुमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जैसे अनेक जो गतिविधियाँ है वो घटित होती है। किसकी वजह से? वायुदाब की वजह से। इसके प्रमुख कारण भी देखे थे हमने कि पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र समान नहीं होता है, ये कारण है। उसके बाद वायुदाब समय समय पर बदलता रहता है। प्रदेश की ऊंचाई, हवा का तापमान और वाष्प की मात्रा जैसे ये जो मुख्य घटक है ये किस पर प्रभाव डालते हैं? वायुदाब पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हमने प्रदेश की ऊंचाई और वायुदाब भी देखा था कि जो हवा में मिले हुए धूलिकण है, वाष्प, भारी वायु है, ये सभी घटक भूपृष्ठ के पास में अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए ऊंचाई पर बढ़ते जाने से यह मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। और भूपृष्ठ से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती है और ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब भी कम होता जाता है। इसके अनुसार ही हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम हो जाता है, यह हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देखा था आकाश कंदील वाला कि किस तरीके से अगर हम लोग जो आकाश कंदील जो होता है आप लोग दिवाली में या फिर संक्रांति के समय में ये घर में करते, उसका उपयोग भी करते हो, है ना, उसको उड़ाते हो आकाश कंदील को हवा में, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोला कि आकाश कंदील लेना था और उसमें 5 मीटर लंबा सादा धागा बांधना था और उसको उस पर जो सूचना लिखी है उसके अनुसार बराबर खोलना था सावधानी पूर्वक और उसमें रखी हुई जो मोमबत्ती है उसको जलाना था और उसको ऊपर ऐसे 5 मीटर धागा हमने जो हाथ में पकड़ा है उससे उसको ऊपर छोड़ना था और जो बंधी हुई डोर से उससे कुछ देर बाद में उसको नीचे उतरवा लेना था और देखना था कि क्या हो रहा है। मोमबत्ती को बुझाने के बाद में उसमें क्या क्या हमें फ़र्क समझ में आया, ये हमें देखना था कि मोमबत्ती जलाने के बाद में क्या आकाश कंदील तुरंत आकाश में गया या आकाश कंदील ऊपर जाने के बाद में यदि मोमबत्ती बुझ जाती तो आकाश कंदील का क्या होता है, यह भी हमने प्रश्न के उत्तर कल देखे थे। उसके बाद में भौगोलिक स्पष्टीकरण देखा था इसके बारे में कि मोमबत्ती जलाने पर जो आकाश कंदील है उसमें जो हवा होती है वो मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण गर्म होने लगती है और गर्म हवा फैल जाती है और फैलने के बाद में हल्की बनती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है। इसके अनुसार ही आकाश कंदील जो है वो आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगता है और प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। वायुदाब, तापमान और वायुदाब का भी इसी तरह का निकट का संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहीं पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब कम रहेगा और अधिक तापमान के कारण क्या होता है? हवा गर्म होती है और फैलती है और हवा हल्की बनती है और भूपृष्ठ के समीप की जो ऐसी हवा है वो गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उस प्रदेश का वायुदाब कैसा होता है? कम हो जाता है। अब तापमान पेटियाँ और वायुदाब पेटियों में भी पारस्परिक संबंध होता है। यह हमने तापमान पेटियों का जो हमको यहाँ पर आकृति दी थी 4.2 और ब वाली, इसके द्वारा हमने समझा था कि किस तरीके से तापमान जो है उसका वायुदाब की पेटियाँ कमजोर दिखाई देती है। देखो हमको इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर हमको शीत कटिबंध दिख रहा है, ये बीच में क्या है? विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, बीच में ये विषुवत रेखा है ना। 4.2 और कटिबंध तापमान पेटी में हम लोग देखेंगे पहले इसको। हमको यहाँ पर विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, फिर ये उष्ण कटिबंध भी आता है। विषुवत रेखा किसमें आती है? उष्ण कटिबंध। ये पूरा यहाँ तक उष्ण कटिबंध है, उसके ऊपर में समशीतोष्ण कटिबंध ऊपर और नीचे में, और सबसे ऊपर में इधर शीत कटिबंध और नीचे में शीत कटिबंध। इसके भी हमको अक्षांश देखे थे। उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री का है ना, 90 अंश का उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर 66 अंश 30 उत्तरी है ना। यहाँ पर देखा हमने ये वाला समशीतोष्ण कटिबंध यहाँ तक 23 अंश 30 उत्तर का, यहाँ पर 0 है ना विषुवत रेखा। तो ऊपर में हमने देखा सेम समशीतोष्ण कटिबंध, तो यहाँ पे 23 अंश 30 और यहाँ पे 23 अंश 30 दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण में।
उसके बाद में यहाँ पर हमने देखा शीत कटिबंध में 66 अंश 30 उत्तर में और ये 66 अंश 30 दक्षिण में। इस तरीके से हमने ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव इसका देखा था। सेम वैसे ही 4.2 ब में पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां और ग्रहीय हवाएं, इसके बारे में भी हमने देखा था कि किस तरीके से पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां होती है और उसकी ग्रहीय हवाएं होती है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो ये हमारे विषुवत वृत्तीय है ये कम दाब पेटी होती है। विषुवत वृत्तीय में कैसे होती है? कम दाब पेटी। और यहाँ पर जो है समशीतोष्ण कटिबंध जो है यहाँ पे मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी है ना, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी। यहाँ पर पूर्वी हवाएं दिखाई देगी, पूर्वी हवाएं, ठीक है। उसके बाद में शीत कटिबंध जो दिख रहा है यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, उपध्रुवीय कम दाब पेटी दिखाई दे रही है, उपध्रुवीय कम दाब पेटी। यहाँ पर पश्चिम हवाएं, ध्रुवीय हवाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पर ध्रुवीय अधिक दाब पेटी, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं यहाँ पे और यहाँ पे पश्चिमी हवाएं दिखाई दे रही है। तो ये इसमें भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी हमको जो पॉइंट्स दिए, अंश दिए, वो अलग अलग प्रकार के हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो यहाँ पे उपध्रुवीय कम दाब पेटी दिखाई दे रही है ना, ध्रुवीय दाब पेटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ध्रुवीय उपध्रुवीय कम दाब पेटी में 65 अंश से लेकर जो पश्चिम हवाएं चल रही है वो 55 अंश तक है ना। मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी यहाँ तक 35 अंश, 65 से लेकर यहाँ पे हमको 55 और 35, 55 और 65 है ना, 65 अंशीय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूर्वीय हवाएं देखेंगे तो यहाँ पर हमें 25 अंश का भी नजर आ रहा है। वैसे ही विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी यहाँ पर 5 अंश दिखाई दे रही है उसका, ठीक है। यहाँ पर फिर पूर्वी हवाएं, यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग तो सेम ऐसे ही 25, 35 ये दिख रहा है, 55, 65 सेम इसी तरह से, यानी जो विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी है वो 5 अंश से शुरू होता है, आगे बढ़ती है वो 25, 35, 55, 65। पूर्वी हवाएं मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी, पश्चिमी हवाएं उपध्रुवीय कम दाब पेटी, ध्रुवीय हवा, इस तरीके से होते हुए वो ऊपर और नीचे में हमको उसका वो नजर आता है। इस तरीके से हमने इसको देखा था। इसके कुछ प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। इसके बाद में आज हम लोग देखेंगे भूपृष्ठ पर कम दाब पेटियां, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सूर्य से क्या बोला है कि सूर्य से जो पृथ्वी है, सूर्य से पृथ्वी को जो मिलने वाली उष्णता है वो हमेशा असमान होती है, समान नहीं होती है। इसलिए विषुवत रेखा से जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है उसकी ओर तापमान का वितरण कैसा होता है, हमेशा असमान होता है। हमने इसमें देखा पिछले पेज पर हमने कि विषुवत वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इनकी ओर का जो तापमान का वितरण है, हमने दोनों और दोनों में देखा था ना कैसे अलग अलग है। परिणाम स्वरूप पहले तापमान पेटी का निर्माण यह हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और तापमान पेटियों के अनुसार ही वायुदाब पेटियों का निर्माण भी होता है। अब हमने विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी, जो आपको यहाँ पर हमारे पेज नंबर 17 पर विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। उपध्रुवीय कम दाब पेटी दिख रहा है, नहीं तो विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी, इसके बारे में हम लोग ये ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या बोला है, विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी, कम दाब पेटी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या बोला है हमको कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी का जो विचार हम करें तो हमारे ध्यान में यह बात आती है कि केवल जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा है उसके बीच में जो सूर्य की किरण आती है वो कैसी होती है, लंबवत पड़ती है, जिससे कि ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है वो जिस क्षेत्र में आते हैं उसमें तापमान क्या होता है, अधिक रहता है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, लंबवत सीधी पड़ती है, इसलिए उन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है। इस प्रदेश की हवा गर्म होती है और वो फैलती है और हल्की होकर क्या हो जाती है, आकाश में चली जाती है। और इस प्रदेश में यह क्रिया हमेशा कंटिन्यू सतत चलती रहती है। इसलिए इस प्रदेश के जो मध्यवर्ती भाग है उस मध्यवर्ती भाग में 0 अंश से 5 अंश, जो हमने देखा था पिछले पेज में के 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच हवा के जो कम दाब है उसके पेटी का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी। ये जो मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी दिखाई दे रही है इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो डार्क नीला दिख रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने 5 अंश देखा था ना अभी, 0 से 5 अंश का। अब हम ये पढ़ेंगे मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी के बारे में। मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां, क्या बोला है कि विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से आकाश में जो गई हुई, जो विषुवत वृत्त हमने देखा 0 से शुरू हो रही है ना, तो जो विषुवत वृत्त क्षेत्र है उसमें आकाश में गई हुई जो गर्म और हल्की हवा है वो अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में वह ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में बहने लगती है और ऊपर ऊंचाई पर यह स्थित कम तापमान के कारण क्या हो जाती है,
हवा ठंडी होकर भारी बनती है। ऊपर जाने के बाद में यह हवा ठंडी होती है और भारी बनती है। और यह भारी हवा जो भारी होने के बाद में जो भारी हवा है वह उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में 25 अंश से लेकर तो 35 अंश अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। देखो यहाँ पर है ना 25 से 35 से दिखाई दे रहा है, 25 से 35 ऊपर में भी और नीचे में भी, दक्षिण में भी 25 से 35 अंश का। ये क्या हो रहा है कि तापमान के कारण ऊंचाई पर जो स्थित तापमान कम तापमान होता है, उस तापमान के कारण ये हवा कैसे हो जाती है, ठंडी होती है। ठंडी होकर ये भारी बनती है और ये भारी हवा उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में 25 से 35 अक्षांशों के बीच में भूमि की ओर नीचे आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में 25 अंश और 35 अंशांशों के बीच में अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है ना, 25 और 35। हाँ, ये 25 और 35 दिख रहा है, तो अधिक दाब की पेटियां, 25 और 35 से मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटियां है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अधिक दाब की पेटियां, यह इनका निर्माण होता है। यहाँ पे देखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में 25 अंश से 35 अंशांशों के बीच में अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। और यह वायु शुष्क होती है। कैसे होती है? शुष्क होती है। इसलिए इस प्रदेश में वर्षा भी नहीं होती। फलतः संसार की अधिकांश मरुभूमियां इस प्रदेश में पाई जाती है, जो हमने आकृति 4.2 ब में देखा है ना, यहाँ पर कि इसी दिशा में जो प्रदेश होते हैं इनमें वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मरुभूमियां, मरुस्थल वाले प्रदेश पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे उपध्रुवीय कम दाब की पेटियां। उपध्रुवीय ये दिख रहा है, उपध्रुवीय कम दाब की पेटियां। यहाँ पर देखो 65 से 55, 55 से 65 दिखाई दे रहा है ये। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उपध्रुवीय कम दाब की पेटियां। क्या बोला है कि पृथ्वी का जो ध्रुव है, पृथ्वी का ध्रुव की ओर जाने वाला जो हिस्सा है वह तुलनात्मक रूप से वक्राकार है ना, वक्राकार रूप में दिखाई देता है। अतः ध्रुव की ओर से प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कम होता जाता है और इस आकार के कारण ही हवा को बाहर निकलने के लिए अधिक अवसर मिलता है। हवाएं बाहर निकलने के लिए उनको ज्यादा अवसर उनको मिलता है। और पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, हवा के साथ में होने वाले कम घर्षण के कारण, पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर हवा के कारण कम घर्षण होता है और कम घर्षण के कारण परिभ्रमण गति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है और वहां कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। और यह परिमाण हमने देखा था परिणाम की 55 अंश से 65 अक्षांशों के बीच में उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में हमें दिखाई देता है। अब ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी, यानी ऊपर दिख रहा है ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी, ऊपर और नीचे में दिख रहा है ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है हमें ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी में कि दोनों ध्रुवीय, दोनों ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, दोनों ध्रुवीय प्रदेशों में वर्ष भर तापमान कैसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसलिए वहाँ हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेश में भूपृष्ठ के समीप अधिक वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है और उन्हें ध्रुवीय अधिक दाब की पेटियां कहते हैं। यह स्थिति 80 से 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में दिखाई देती है। कितने? 80 से 90। ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है 90 है ना, यहाँ पे हमने 65 देखा, यहाँ पर 90 दिखाई दे, तो ये 80 से 90 के बीच में हमको यह दिखाई देता है। 80 से 90 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में हमें यह स्थिति हमें दिखाई देती है। अब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का जो उत्तरायण, उत्तर वाला और दक्षिण वाला है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन क्रियाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाला जो सूर्य प्रकाश है उसकी अवधि और प्रखरता विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर और दक्षिण है ना, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बदल जाती है। फलतः तापमान पेटियां और उन पर जो आधारित दाब पेटियां है उनके स्थानों में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन सामान्यतः उत्तरायण में कितना होता है, 5 अंश। कितना? उत्तरायण में 5 अंश से लेकर तो 7 अंश उत्तर की ओर और दक्षिण में 5 अंश से 7 अंश दक्षिण की ओर होता है। और इसी को क्या कहते हैं, वायुदाब पेटियों का दोलन कहते हैं। वायुदाब पेटियों का दोलन कैसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमें सदैव ध्यान में रखने के लिए क्या बोला है कि तापमान पेटियों और वायुदाब पेटियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तापमान पेटियां अखंडित है। तापमान पेटियां कैसी है, अखंडित है, वह खंडित नहीं होती है। तापमान पेटियां अखंडित है और वे विषुवत रेखा की ओर से दोनों ध्रुवों में है ना, उत्तरी ध्रुवों में भी और दक्षिणी ध्रुवों में भी अधिक तापमान
से कम तापमान तक फैली होती है। वायुदाब की पेटियां अखंडित अर्थात एक दूसरे से सटी नहीं, चिपकी हुई है क्या? नहीं। कम और अधिक वायुदाब के क्षेत्र विषुवत रेखा से लेकर तो दोनों ध्रुवों की ओर जाते समय हमें अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में, दोनों में हमको अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। अब इनका परिणाम क्या है? तो वायुदाब के निम्न परिणाम होते हैं। हवाओं के निर्माण की वजह से वायुदाब, दूसरा आंधी तूफान का निर्माण होता है ना, हवाओं का निर्माण होता है। दूसरा आंधी और तूफान भी आते हैं, आंधी तूफानों का निर्माण होता है और संवहनीय वर्षा की निर्मित भी होती है। अब हम देखेंगे इसमें समदाब रेखाएं किसे कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन करोगे कि समान वायु दाब वाले, जो समान वायु दाब होते, तो समान वायु दाब वाले स्थान जिस रेखा द्वारा मानचित्र पर जुड़े रहते उस रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं, जो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिक्चर में देखेंगे अभी हम लोग मानचित्र में। तो हमको समदाब रेखा किसे कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है और याद भी करना है कि समान वायु दाब वाले, समदाब यानी समान वायु दाब वाले स्थान जिस रेखा द्वारा मानचित्र से जुड़े होते हैं उस रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर आपको यहाँ पर ये मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र देखो क्या दिया है? वैश्विक वायुदाब वितरण, वार्षिक औसत वायुदाब मूल्य मिलीबार में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखो ये विषुवत वृत्तीय दिखाई दे रहा है, विषुवत वृत्तीय कम दाब, ये देखो बीच में दिख रहा है विषुवत वृत्तीय कम दाब। ठीक है, यहाँ पर मध्य अक्षांशीय अधिक दाब, यहाँ पे ध्रुवीय अधिक दाब, ऊपर में जाएंगे हम लोग तो मध्य अक्षांशीय अधिक दाब, यहाँ पर ध्रुवीय अधिक दाब दिखाई दे रहा है ये पिंक अक्षरों में। यहाँ पर ब्लैक अक्षरों में क्या दिख रहा है? उपध्रुवीय कम दाब। ठीक है, यहाँ पर भी उपध्रुवीय कम दाब ब्लैक अक्षरों में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो नीचे में हम लोग देखेंगे ध्रुवीय अधिक दाब में यहाँ पर अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है सबको ये। ठीक है, ऐसे हम लोग और देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एशिया हमारा भारत देश कहाँ पे? एशिया। ठीक है, ये यूरोप है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये देखो मकर रेखा, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, ये विषुवत रेखा बीच में होती है। ठीक है, उसके ऊपर में कर्क रेखा ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको ये मानचित्र में इस तरीके से हमको यह देश भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो समदाब रेखा है उनका स्वरूप हमें देखना है। कम और अधिक वायुदाब के जो प्रदेश है और उनका अक्षांशीय वितरण क्या है वो हमें इस मानचित्र में देखना है। महाद्वीपों और महासागरों में समदाब रेखाओं की दिशा और उनके बीच की दूरी, जो महासागर है महाद्वीप है उनके बीच में समदाब रेखाओं की दिशा और उनके बीच की दूरियां क्या है वो हमें इस मानचित्र में दिखाई दे रही है। उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों की समदाब रेखाओं की तुलना हमें यहाँ पर इस मानचित्र को देखकर करनी है। तो हमें ये मानचित्र दिया है पेज नंबर 19 पर, वो हमें इस मानचित्र को देखकर हमें इसको समझना है। उसके बाद में हमारा पेज नंबर 20 पर हमें दिया है थोड़ा सोचो, विषुवत रेखा पर वायुदाब कम होता है तो आर्कटिक वृत्त पर वायुदाब कैसा अथवा कितना होगा। अब जो विषुवत रेखा है वहाँ पर वायुदाब हमको कम दिखाई देता है, तो जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ पर हमें देखा था, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त ये नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा वो हमें इसको देखकर मानचित्रों को देखकर समझना है। फिर यहाँ पर सदैव ध्यान में रखने के लिए क्या बोला है कि वायुदाब जो है वह मिलीबार इकाई से गिना जाता है। किससे गिना जाता है वायुदाब को? वायुदाब की इकाई क्या है? मिलीबार है, मिलीबार से गिना जाता है। इसके लिए वायुदाब मापक, ये वायुदाब मापक है, उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा पृथ्वी सतह के समीप का वायुदाब गिना जाता है, ये वायुदाब मापक है। क्या तुम जानते हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुएं घटक पृथ्वी से जकड़े चिपके रहते हैं। किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इनमें से वायु स्वरूप में पाई जाने वाली हवा भी अपवाद नहीं है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुदाब की हवा भूपृष्ठ की ओर खींची जाती है। यही कारण है कि जो समुद्र सतह है उसके समीप पास की जो वायुदाब है वो अधिक होती है। वायुमंडल में पाया जाने वाला यह वायुदाब का कार्य हम पर भी होता रहता है, अतः इसे हमें ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर कितना 1000 किलोग्राम हवा के स्तंभ का वजन रहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर, हमारे भी सर पर, हाँ, कितना 1000 किलोग्राम का हवा के स्तंभ का वजन रहता है। तो आपको यह लेसन को अच्छे से रीड करना